डॉक्टर राकेश पाठक जी, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेशे अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब ये कहना तो बेकार है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि रिश्ते अब क्लियर हो गए हैं। लेकिन बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ कुछ संकेत खतरनाक से भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो सक्रियता बढ़ी है, इससे जो विपक्ष है उनके बीच में क्या ताकत बढ़ेगी, और क्या नीतीश की सक्रियता का असर राज्यों में पड़ेगा? क्या लगता है आपको? जो एक ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, जो डराना है, नीतीश की सक्रियता इन सबके पूरी परिस्थितियों पे क्या असर डालेगी? जी संजय जी, देखिए नीतीश कुमार की सक्रियता ने इतना तो किया ही है कि देश में जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसे एक धागे में, एक सूत्र में बांधने वाला कोई एक बुनकर तो अभी मिल गया है फिलहाल, जिसका नाम नीतीश कुमार है। और इस वक्त उनकी जो कवायद है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लगातार सफल होते हुए ऑपरेशन लोटस के सिलसिले को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में थाम लिया। हम पिछले दिनों से देख रहे थे, हम मध्य प्रदेश से अगर आप शुरुआत करें या उससे पहले कर्नाटक से शुरुआत करें, कि जब जी चाहा तब केंद्र ने, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने सरकारों को बदलने का काम बहुत आसानी से कर दिया। लेकिन पटना में वे मात खा गए। और अगर 24 घंटे पहले हम अगर याद कर लें तो झारखंड में भी, रांची में ये ऑपरेशन लोटस भी विफल हो गया। कोई कितना भी कहता रहे कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे इन दल बदल में। हमने मध्य प्रदेश में देखा था, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों को लेकर गए थे, रोज बीजेपी के नेता कहते थे कि हमें क्या लेना देना, कांग्रेस से बगावत हुई है। और फिर उनके इस्तीफे बेंगलोर से लेकर शिवराज सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी इस्तीफे लेकर आते थे। महाराष्ट्र में हम ये सिलसिला देख चुके हैं, वहां भी बीजेपी ये कहती रही और बाद में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी कह रही है कि वे भेष बदलकर चंद्रकांता संतति के अय्यारों की तरह इस दल बदल के काम में लगे थे। तो इस पूरे परिदृश्य में, जहां राष्ट्रीय राजनीति बीजेपी की मर्जी से खेली जा रही हो, वहां एक गतिरोध तो पैदा हुआ है बीजेपी के। हम नहीं जानते कि नीतीश कुमार सचमुच में तमाम प्रदेशों के जो छत्रप हैं, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हैं, बहुत सारे ऐसे गैर भाजपा दलों के छत्रप हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं कद्दावर नेता हैं, लेकिन उन्हें कोई पहल करके एक माला में पिरोने का काम नहीं कर रहा था। शरद पवार पहले करते रहे थे। अब जो नीतीश कुमार की कवायद है वो सचमुच परवान चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन अगर शुरुआत के पहले कदम पर हम बात करें तो राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने अच्छी पहल की है कि देखिए, आप विपक्षी एकता की बात करें और कांग्रेस को हाशिए पर रखकर बात करें तो यह संभव नहीं है। आज भी कांग्रेस 50-51 सांसदों के साथ दूसरी पार्टी है। 12 करोड़ से कुछ अधिक वोट पाए थे 2019 में उसने। विधायकों की संख्या देश में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की उसके पास है। देखना होगा ये जो भानुमति का कुनबा है, ये सचमुच एक कैसे होता है। मैंने कल एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था कि विपक्षी एकता दादुरों की तौल के समान है। दादुर यानी मेढक। तो मेढकों को एक पलड़े में तोड़ना बहुत कठिन होता है। 4 रखेंगे, 5वां कूद पड़ेगा नीचे। तो इनमें से कितने लोग अभी कूदते फांदते रहेंगे हम नहीं जानते। एक अंतिम बात अभी इस पहले चरण में, आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि 1 आध महीने पहले तक ऐसा लगता था कि मोदी अजेय हैं, अपराजेय हैं, अजर अमर हैं। भारत की राजनीति में अजर अमर कोई नहीं रहा। शुरुआत के आजादी के बाद के 40-50 साल छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी तक इस देश में अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव हार गए। तो भारत में अंतिम भाग्य विधाता इस संवैधानिक लोकतंत्र में मतदाता है। और नरेंद्र मोदी अपने चरम को छू चुके हैं 14 और 19 में। आपने उत्तर प्रदेश की अभी जो अनौपचारिक बातचीत में बात कही, मैं वहीं से बात खत्म करूंगा कि जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी भारत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में चरम पर थी। अगर सभी राज्यों में 2-2, 3-3, 4-4 सीटें भी कम हुई, जबकि उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब शिवसेना उनके साथ नहीं है, अकाली दल उनके साथ नहीं है, नीतीश कुमार भी अब उनके साथ नहीं है। ये बड़े राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में संसदीय सीटें हैं।
अगर ये घाटा उत्तर भारत से हो रहा है तो इसकी भरपाई दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी हम नहीं जानते। तो खतरा धीरे धीरे ब्रांड मोदी को बढ़ रहा है। जो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज थी वो दरक रही है। चुनावी परिणाम इसके क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी विपक्ष को, विपक्ष के दलों को ये कवायद करते रहना चाहिए। वे 24 में हटा पाए या ना हटा पाए, ये ना हमारा काम है ना हमारी जिम्मेदारी। हमें तो इन विषयों की मीमांसा करनी। तो मैं इस पहलकदमी को फिलहाल ठीक दिशा में जाते हुए देख रहा हूं संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है सतीश जी। बहुत आसानी से बैकफुट पर नहीं जाएगी। उनका जो आत्मबल है, उनका जो इस वक्त आत्मविश्वास है, लगातार की सफलताओं से इतना ऊंचा है कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाने वाले नहीं है। इसके बजाय वे इस लड़ाई को और तीखा करते जाएंगे। उनके खाते में इतनी सारी सफलताएं हैं कि 2-4 लोगों की सक्रियता या केसीआर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, नीतीश कुमार से मिलने, या नीतीश कुमार की इस कवायद से बीजेपी चिंतित जरूर होगी, लेकिन बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। और स्वाभाविक भी है, बीजेपी एक चुनाव मशीनरी वाली पार्टी है। बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास शासन सुशासन का कोई, उन्होंने अभी तक ऐसी लकीर नहीं खींची पिछले 8 सालों में कि आप ये कह सकें कि इन 8 सालों में, ठीक है बहुत सारे काम अच्छे हुए होंगे तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी बजाय सरकार चलाने के भारतीय जनता पार्टी राज्यों की सरकारों को गिराने और अपनी पार्टी की सरकार बनाने में लगी रही और लगातार सफल होती रही। इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। इसमें असली जो बात है संजय जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छत्रप है, ये जो विभिन्न राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों के एकमेव नेता हैं, ये लड़ाई तो उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़नी होगी। चाहे केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बाकी नीतीश कुमार हो, अब उद्धव ठाकरे हो। अगर ये लोग अभी नहीं चेते तो मैं कल एक चैनल पर डिबेट में था, एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए अनाकोंडा हो गई है, वो निगल जा रही है दूसरी पार्टियों को। तो इस अनाकोंडा से बचने के लिए इन सब लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना जरूरी है। अगर आज ये लोग एक नहीं हुए तो इनका खुद का अस्तित्व मिट जाएगा। हमें कोई लेना देना नहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी से। और इन लोगों को भी अपने अस्तित्व के बचाने के लिए सबको साथ होना होगा। इस समय यह भी याद रखना होगा संजय जी कि लगातार ऐसी सफलताओं से, कि एक ग्राफ को आप याद कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से पहले इंडिया शाइनिंग का नारा था और बड़े बड़े नारे थे, फील गुड का नारा था। सोनिया गांधी कहां प्रतिपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विशाल कायर इतने बड़े लोकप्रिय नेता के सामने कहां ठहरती थी। सोनिया गांधी का नेतृत्व ऐसा तो नहीं था कि राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता उनकी रही हो। 2004 में माफ कीजिए 2004 में मात्र 145 सीटें मिली थी कांग्रेस को और यूपीए की सरकार बन गई थी। 2009 में 206 सीटें कांग्रेस को मिली और यूपीए की सरकार बन गई थी। और यह तब हुआ था कि कोई बहुत बड़ा प्री पोल अलायंस, जहां तक मुझे याद है, आदरणीय सतीश जी बादल जी बताएंगे, ऐसी इतनी बड़ी कवायद नहीं की थी सोनिया गांधी ने कि राज्यों में जा जाकर, और इतना बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी खतरा भी नहीं थे। आज जिस तरह के खतरे विपक्ष, मीडिया, हमारे आपके जैसा मीडिया मुख्य धारा को छोड़ दें, जो संविधान और लोकतंत्र पर खतरे आंक रहा है, बता रहा है, वो अटल बिहारी के युग से ज्यादा बड़े हैं। तो इस बड़े खतरे के समय अगर ये लोग सब मिलकर नहीं लड़े तो ये उनके लिए, उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा। 2024 में नरेंद्र मोदी की जीत इस बात को अंतिम तौर पर लोकतंत्र की ताबूत में कील ठोक देगी। हो सकता है हम लोग, मैं आपके चैनल पर पहले भी कह चुका हूं, हम लोग शायद अतिवादी माने जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हम जैसे लोगों ने आने वाले समय की जो पदचाप सुनी, हम आप सब लोग जो इस समय पैनल में है, क्या वे गलत साबित हुए? 2014 से अब तक हम लोग जितनी आशंकाएं जाहिर करते रहे, उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हुई है? लोकतंत्र और संविधान विरोधी एक भी ऐसी चीज 2015 से लिख रहे हैं हम लोग, वो सब होता आया है। तो अब ये विपक्ष अगर इस वक्त नहीं चेता, एक साथ नहीं आया, तो इसका अपना भी अस्तित्व अपने अपने राज्य में मिट जाएगा। अब एक अंतिम बात कि ये सब मिलकर किसे अपना नेता माने, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने कल भी कहा था कि फिलहाल लड़ाई इन सब में से किसी एक नेता की नहीं है। ये सब मिलकर पहले चुनाव लड़ लें, इतनी सीटें ले आए कि उस दिन चुनाव परिणाम के बाद बैठकर इनकी कोई संयुक्त संसदीय दल की बैठक हो, उसके बाद नेता चुन लें।
अगर उससे पहले सिर फटम्बल करते रहे तो नेता चुनने की नौबत ही इनकी नहीं आएगी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराना आज भी संजय जी आसान नहीं है। जिस देश की जनता धर्म के नाम पर इस कदर दृष्टिबाधित हो चुकी है कि उसे न कोई महंगाई व्याप्ति है, न उसे चीन का अतिक्रमण व्याप्ता है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये विपक्षी एकता तब तक नाकाफी है जब तक जनता खुद एक होकर चेत न जाए। जी संजय। सतीश जी, ये जो बात है कि विपक्ष पहले अपनी सीटें ले आए फिर बाद में तय करेंगे, तो प्रधानमंत्री